हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर से जरूर हमें बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक या संज्ञानात्मक? सभी लोग यहां पे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? एंड पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलो बहुत अच्छे भाई, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे जितने भी लोग यहां पे संज्ञानात्मक जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। विकास से की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है, या जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, या बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है? तो विकास किस ओर से किस ओर बढ़ता है ये आपको यहां पे बताना है। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग यहां पे। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए, विकास से की ओर बढ़ता है, तो विकास जो है सिर से पैर की ओर बढ़ता है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। भाई ये प्रश्न तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है। फटाफट सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो भैया प्राथमिक कारक जनसंचार माध्यम तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय भी नहीं है, मुद्रित माध्यम भी नहीं है, बच्चा यही आपका यही सही हो जाएगा। वैसे तो ये रटा होगा आपको, हालांकि रटना नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें तो कंठस्थ करनी होगी ना। तो परिवार प्राथमिक संस्था है, विद्यालय, लाइब्रेरी ये सब क्या है? द्वितीयक संस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उत्पन्न होता है अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहां पे। 4 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे भाई, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। स्कीम या स्कीमा भी आप इसे बोल सकते हैं। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उत्पन्न होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन। ऑप्शन यहां पे आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। असंतुलन भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहां पे। 5 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? चलिए वो कौन सी अवस्था है? तो संवेदीगामक अवस्था हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रमन के सम्मुख हेंज की दुनिया प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास?
6 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहां पे, इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा। हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है, तो यहां पे कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, अगला देख लो भाई, लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन यहां पे सही है। सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। सभी लोग 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। 7 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई। चलिए, लेवाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये वाला, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। चौथा विकल्प आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। सभी लोग 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहां पे। 8 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई। बहुत अच्छे, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल पे। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को भी आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। एंड पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। सहभागी अधिगम हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। मानकीकृत पाठ्य चर्चा, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। 9 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई। बहुत अच्छे, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल पे। फटाफट सभी लोग यहाँ पे 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है, जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। सभी लोग यहाँ पे 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो है कई प्रकार की बुद्धि होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे अभिकथन और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समूह समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क आ है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। फटाफट सभी लोग यहाँ पे 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई। चलिए बहुत अच्छे, 11 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश में कोई भूमिका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ए सही है, ठीक है ना, तो ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता। सभी लोग 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई।
लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? बताओ। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, या उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां पर काम करने के लिए अवसर देकर, या उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, या उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण व पृथक्करण करके। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? तो याद रखना, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण व पृथक्करण करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? बताओ। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, या विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, या विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता क्रम में वर्गीकृत करना। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो आकलन करने का मुख्य कारण है अधिगम को अनुकूलन बनाने के लिए विद्यार्थियों को की जो है खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ठीक है ना? बाकी तीनों ऑप्शन आपके नेगेटिव थे। ठीक है ना? चौथा। चलो अगला 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? बहुत अच्छे भाई। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? स्वचिंतन, प्रतिबिंबन का। ऑप्शन यहां पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, या बच्चों का सामाजिक प्रवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए यहां पे। ये वाला हो जाएगा आपका जो है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो यहां पे सामाजिक, सोशल मॉडल हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए सब लोग। यहां पे जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करना चाहिए, या अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए, या कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, या यह सुनिश्चित करना है कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। सभी लोग यहाँ पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर?
चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, या समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मेधावी यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। ये ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहयोग, सहायक प्रौद्योगिकी तक जो है सुगम पहुंच, या विभिन्न संवेदी का उद्दीपन, या प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, या बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। 20 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ये वाला व्याख्यान मैंने बताया था भाई कि निगेटिव होता है। कहाँ गया व्याख्यान? ये बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, ठीक है ना। 21 अभिकथन और तर्क है, और पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। दोनों सही है भाई यहाँ पे, और व्याख्या भी यहाँ पे प्रॉपर कर रहा है। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। 22 का फटाफट सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे व्यवहार अनुकूलन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुसरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण। सभी लोग 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? जिज्ञासा और अन्वेषण हो जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय निगेटिव था, पुरस्कार दंड निगेटिव है, कंठस्थीकरण बचा, जिज्ञासा अन्वेषण, यही आपका सही हो जाएगा, है ना। 24 का जवाब देंगे, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। 24 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? प्रक्रियात्मक स्थिरता हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 25, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, निगेटिव होता तो आपका यही सही हो जाता। 25 का फटाफट सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। भाई अनदेखी करनी नहीं है, अनुमति देनी चाहिए, और यहाँ पे दंड है बचा आपका तीसरा, यही आपका सही हो जाएगा, है ना। चलो
26 का निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। 26 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? ये वाला, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लो, साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व, आशा। फटाफट सभी लोग यहां पे 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? तो यहां पे असहायता का सीखा हुआ भाव हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 28, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधता जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, आप अवधारणा हेतु तो उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सभी लोग 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? किससे बचना चाहेंगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, इससे बचेंगे आप, ठीक है ना। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लो यहां पे 29, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो आनुवंशिकता एक ऐसा व्यक्तिगत कारक है जो आनुवंशिकता, बुद्धि, शारीरिक संरचना को तय करता है, ठीक है ना। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध प्रवेश, विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन। सभी लोग लास्ट क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? निराशा की भावना से। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना रियल स्कोर बताएंगे और अपना फीडबैक भी आप लोग जरूर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।